तो जनाब बिल्ली जो है वो पूरी तरह से थैले से बाहर आ गई है। पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर भारत खित्ते में कशीदगी बढ़ाने पे तुला बैठा है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के साथ सिंध ताश मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में वाक़ भारतीय हाई कमीशन से अपना सफारती अमला भी जो है कम कर दिया और उसके अरकान की तादाद 55 से घटाकर 30 कर दी गई है। कमीशन से जो है वो 5 जो उनके सर्विसेज स्टाफ जो थे उनको भी वापस बुलाया गया। उसके अलावा जो है SPEs यानी कि जो साउथ एशियन वीज़ा पाकिस्तानियों को मिला हुआ था उन पाकिस्तानियों को भी कहा है कि जी आप 48 घंटे में भारत को छोड़ दें। साथ ही नई दिल्ली ने पाकिस्तानी सफारत खाने में तैनात डिफेंस, मिलिट्री और नेवल एडवाइज़र्स को जो है नापसंदीदा शख्सियत करार दिया है और जो आपका दिफाई अताशी है उसको कहा जी एक हफ्ते में आप भारत छोड़ दें। भारत ने अपने जो हैं वो डिफेंस और उनके जो यहाँ पे एडवाइज़र्स हैं, नेवी के एडवाइज़र हैं, उनको भी जो इस्लामाबाद से वापस बुला लिया है। यानी कि जनाब हालात जो हैं बहुत मखदूश हैं। भारतीय अज़ाइम क्या हैं, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या वजह है कि जी हम देखते हैं कि जो भारत जो मुसलसल जो है इस तरह के इक़दाम कर रहा है, जैसे जो इन्होंने वायलेशन का इन्होंने ऐलान किया है कि जी सिंध जो एक वाटर ट्रीटी है सिंध ताश मुआहदे की, उसके हवाले से जो इनके इक़दाम है वो इंटरनेशनल जो आपके ट्रीटीज़ हैं उसको वायलेट कर रहे हैं। तो आज हम प्रोग्राम का आगाज़ इसी अहम तरीन मौजू से करते हैं। सुलगता हुआ मौजू है, हमारे साथ मौजूद है मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि आप किस नज़र से देख रहे हैं कि भारत ने एक तरफा तौर पे इतने सारे इक़दाम का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान का भी ऐलान आया है पाकिस्तान की तरफ से कि कल जो है सलामती कौंसिल का जो है सलामती कमेटी का जो है इजलास पाकिस्तान ने बुलाया, वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया, जिसमें तमाम हमारी दिफाई लीडरशिप और जो सिविलियन लीडरशिप है वो मौजूद होगी। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि जी भारत ने जिस तरह से एक जल्दबाजी का मुजाहरा किया और अभी हमला हुआ था पहलगाम में, तो उनका मीडिया जो था वो ये कहते हैं शोर मचा रहा था कि जी पाकिस्तान जो है मुलव्वस है और एक लिटिल नोन डिस्टेंस ग्रुप है उसको जो है पाकिस्तान उसके नाते जोड़ रहा था। क्या कहेंगे जनाब? देखिए आमिर, इसमें मुझे कभी कोई शक नहीं रहा कि भारत जब भी इस किस्म के काम करता है तो वो एक मंसूबे के तहत करता है। उसने अपने जो सियासत को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है जिस तरीके से जी ये कोई उनके लिए अचंभा नहीं है मेरे लिए, क्योंकि उनके यहाँ इंसानी जान की कीमत है ही कोई नहीं। तो 20, 30, 40 बंदे मरवा देना अपने मकसद के लिए उनको मसला नहीं बनता। इसलिए मकसद क्या है उनका, नंबर एक साथ देखिए। और साथ ही उन्होंने जिस तरीके से आपने बड़ा सही कहा कि मीडिया पहले तैयार किया हुआ था, उन्होंने बैठे हुए थे उसमें, और मीडिया वालों को जैसे ही पता चला विद इन मिनट्स उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिए, शुरू हो गए। और विद इन आवर्स उन्होंने एक बंदा भी ढूंढ लिया कि ये आदिल नामी कोई शख्स था जो पाकिस्तान से होके आया था और उसने ये सब कुछ किया है। भाई अगर आपको सब कुछ पता था आप कहाँ बैठे हुए थे ये सालों? वो 2000 जो सयाहत थे उनके यहाँ पे सिक्योरिटी कोई नहीं रखी हुई थी, उन्होंने अपने बंदे उन्होंने खुद करना था काम ताकि वो ना पकड़े जाए उसका। अब ये तो एक मतलब दिस इज द पास्ट एंड डन डील हो गई, उन्होंने ये किया काम इसका। अब करने के बाद अब देखिए एक तसलसल है उनके इसके वाक़यात का, चाहे वो मुंबई का हो चाहे उसके बाद देखिए नो दे फॉलो इट अप विद जो आपने इल्ज़ाम बताए हैं इसके। अब इनसे आगे और क्या कर सकता है वो, इसका जवाब डेफिनेटली पाकिस्तान भी देगा। और पाकिस्तान ने आई एम वेरी ग्लैड कि हमारी हुकूमत जो है, हमारी जो कंसर्न लीडरशिप है बड़ा सोच समझ के बात कर रहे हैं ये। और ये भी देखिए कि अभी अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इज कमिंग टू इंडिया। मोदी साहब इस वक्त दिल्ली में थे जब ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने एक तरफ तो इस्लामिक वर्ल्ड को टच किया हुआ है, दूसरे अमेरिका उनके पीछे आ रहा है बात सपोर्ट करने के लिए उनको। अब इससे बात आगे क्या करेंगे उससे, मुझे ये डर है कि चूंकि उन्होंने पागलपन की आखिरी हदों तक छू रहा है उनका ये इतना हाइप क्रिएट की हुई उन्होंने, इसके उन्हें और ना कुछ करना पड़ेगा इससे, क्योंकि ये इक़दाम तो पाकिस्तान जवाब दे देगा, पाकिस्तान को इनका कोई नुकसान नहीं है। हाँ कोर्स जो इंडस बेसिन ट्रीटी उन्होंने सस्पेंड की है वो पाकिस्तान हैज़ द राइट टू गो टू इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड गेट दिस सॉर्टेड आउट। और ये तो डेफिनेटली जैसा आपने भी कहा। और अच्छा, इसमें देखने की बात ये जनरल साहब के जो एस्केलेशन लैडर पे भारत बड़ी तेज़ी के साथ चढ़ा है कि वो अभी हमला हुआ था उसके मिनटों के बाद जो भारतीय मीडिया है या उनसे जो मुंसलिक समाजी मीडिया अकाउंट्स हैं जो कि नोन है उनकी एफिलिएशन, उन्होंने बिल्कुल कोरस की तरह ऑर्केस्ट्रा की तरह बजना शुरू कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है ना। और जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एस्केलेशन लैडर उन्होंने तेज़ी से बूर की है, जो वो डिप्लोमेटिक इक़दाम कर सकता था कर दिए, जो प्रोपेगेंडा के महाज पे कर सकता था कर दिए। तो उन्होंने माजी में भी हमने देखा 2019 में उन्होंने जारियत की, उन्होंने मतलब है पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया। इस बार इस बात का खदशा और ज़्यादा बढ़ गया है कि जिस तरह से उन्होंने एक हाइप क्रिएट की है। जी
जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इसीलिए मैं अर्ज कर था कि अब उनके पास खुद अपने आप को इसे कह रहे हैं अपने कॉर्नर में फंसा लिया। इनके पास अभी ऑप्शन को रह नहीं गई अदर देन ट्राइंग टू क्रिएट सिचुएशन कि पता चले कि भारत की फौज ने बदला ले लिया, कि भारत ने बदला ले लिया। अब वो बदला कैसे लेंगे इसका, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू कंसीडर। और आई एम श्योर एक तो मिलिट्री लेवल पे जो काइनेटिक ऑपरेशन की तरफ जा सकते हैं, क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब एक वो करेंगे तो फिर इससे ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, पाकिस्तान हैज द राइट टू स्ट्राइक। और एनीवे फॉर दैट इंडिया को काफ़ी टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए। और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि हमारे जो मिलिट्री लीडरशिप है ओवर द ईयर्स, उन्होंने इस सब का बंदोबस्त कर रखा हुआ है। और विद इन आवर्स वी कैन बी ऑन द बॉर्डर्स, वेयर इंडिया को काफ़ी टाइम लगे इसके लिए। तो इसलिए एट द लार्ज स्केल वॉर शायद उनके लिए इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है। एयर स्ट्राइक्स और अगर हमारी कोई नेवल जो फोर्सेज हैं देयर आउट इन द सी, उनको शायद टारगेट बनाने की कोशिश करें। लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस वो जरूर ये ड्रामा करेंगे कि कुछ इस किस्म का कुछ ऑपरेशन दिखाएं। उन्होंने जो टारगेट्स थे या कैंप्स थे, सो कॉल्ड टेररिस्ट के कैंप्स थे, उनको उन्होंने निशाना बनाया और इतने टेररिस्ट मार दिए, वो कोई कंफर्म करेंगे नहीं इसको। इसलिए तो आप समझते हैं कि अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम है कि भारत जो है वो क्या इक़दाम करता है। कल पाकिस्तान का जवाब आ जाएगा, बड़ा अहम है कि पाकिस्तान क्या जवाब देता है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। पाकिस्तान ने पहले ही डाउनग्रेड किया हुआ है, वो इमरान खान साहब के ज़माने में अगर जब इन लोगों ने आर्टिकल 370 को जो है रिवोक किया था, उसके बाद से जो है डाउनग्रेडेड है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को कि जी आपने डिप्लोमेटिक टाइज को डाउनग्रेड कर दिया, या पहले ही कौन से पाकिस्तानियों को वीज़े मिला करते थे, वो भी मुतासर नहीं करता। लेकिन सिंध ताश मुआहिदा जो है वो बड़ा मेरे ख्याल में बिलो द बेल्ट चीज़ है वो। और उसके ऊपर जैसा आपने फरमाया कि इंटरनेशनल कोर्ट, लेकिन जाहिर है कि कोर्ट के अलावा भी पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन होंगे। जी पाकिस्तान के पास ऑप्शन बड़े वाजे हैं। इफ दे आर ट्राइंग टू डू डैमेज, स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग देयर डैम्स इन आज़ाद जो इलीगली हेल्ड कश्मीर है, दैट पाकिस्तान हैज द राइट टू स्ट्राइक। अगर पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो पाकिस्तान तो चुप करके नहीं बैठ सकता ना। पाकिस्तान द राइट टू स्ट्राइक एंड पाकिस्तान विल स्ट्राइक द केस। डैम तो नहीं के तबाह होंगे, नुकसान तो उनका होगा ज़्यादा। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये इसका उनको इसका भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि उनका पानी रोक दिया जाए दरियाओं का। पर्टिकुलरली आजकल जब मौसम गर्म हो रहा है, पाकिस्तान के किसानों को पानी की ज़रूरत भी है इस चीज़ की। तो ये भी एक उनका जो इक़दाम है, इट ऑल्सो बैकफायर। अच्छा, एक मैं देख रहा हूँ कि लिटिल नोन एक रेजिस्टेंस ग्रुप रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से आया है, और मैं भारतीय मीडिया को खुद देख रहा था तो उन्होंने फ़ौरन कहा जी कि जी इसका ताल्लुक जो है लश्कर तैयबा से है। अब कलदम लश्कर तैयबा 2002 में पाकिस्तान में उस पर पाबंदी आयद हुई थी। फिर हमने देखा था जमातुल दावा के नाम से उनके कुछ लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया, तो उस पर पाकिस्तान ने कई बरस पहले जो है पाबंदी लगा दी थी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, और ज़ाहिर है कि उसकी क़यादत जो है वो भी आज पाकिस्तान की तहवील में है। तो ये लग रहा है कि बड़ा इन्होंने मतलब पहले से हर चीज़ जो थी पत्ते बिछे हुए थे भारत के। जी बिल्कुल बिछे हुए थे, ये बाकायदा एक बड़े मंसूबे के तहत काम किया ना उन्होंने। हाँ। अब वो पूरी दुनिया में ये जो हंगामा मचा रहे हैं, इनको जो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल पाकिस्तान इज़ नाउ राइजिंग अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है या पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस है, उसका भी बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता लेवल। तो उनको ये चीज़ तो पसंद नहीं है। और फिर उन्होंने बारहा जो ये जिंगोइज्म है उनका, अभी कभी राजस्थान में एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी सी में एक्सरसाइज कर रहे हैं कि तो ये सब कुछ वो अभी उसका किसी न किसी तरफ तो लगाना था इसका। और इंटरनली मेरा अपना ख्याल ये है कि इंटरनली मोदी इज फीलिंग थ्रेटन, बीजेपी इज फीलिंग थ्रेटन। तो इंटरनल फ्रंट पे भी उनको काफ़ी मसाइल हैं। ये तो एक अरसे से हमें पता है कि जी भारत की जो दाखिली पॉलिसी है वो मुस्लिम दुश्मनी पे मबनी है, खारजा पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान दुश्मनी पे मबनी है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया के एक अकाउंट पे मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जनाब मारने वालों ने धर्म पूछा, ज़ात नहीं, ये बात याद रखने की है। अब ये वो ज़ाहिर है कि वो उनका इशारा बिल्कुल धर्म से मुराद है कि मजहबी बुनियादों पे जो है वहाँ पे कत्ल हुआ। हालांकि एक मुसलमान भी वहाँ पर जो है इस वाक़े में हलाक हुआ है उन 26 अफराद के अंदर। तो ये चीज़ जो है कि वो उसको ज़ाहिर है कि कश्मीरियों के ख़िलाफ़ भी करेंगे, जो भारत में मुसलमान हैं उनके ख़िलाफ़ भी करेंगे, जो पहले ही बहुत ज़्यादा जुल्म जबर का शिकार हैं, रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं। जनाब देखिए, if I would say कि भाई आर्टिकल 370 के जो कैंसलेशन दैट स्ट्राइक्स बैक इंडिया को, इट विल हर्ट इंडिया एंड इज गोइंग टू, मेरा ख्याल से बढ़ेगा आगे। वो कश्मीरियों के पास और रह क्या गया, अपनी जान कुर्बान तो कर रहे हैं वो लोग, उनकी बच्चियां अपनी इज्जतें गुर्बतें कुर्बान कर रही हैं, उनके बच्चों को ले जाकर उन्होंने कैंपों में डाला हुआ है। जो कश्मीरी लीडरशिप है उनको ले जाकर उन्होंने कैंपों में डाला हुआ है, तिहाड़ जेल में उनको। तो उनके पास तो ऑप्शन कोई नहीं है ना। इंस्टेड ऑफ
पूरी दुनिया को इस तरह तवज्जो देनी चाहिए। जो कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के जो वाक़यात बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पे 8 लाख से 9 लाख जो भारतीय फौज बैठी है वहाँ पे, वो क्यों बैठी हुई है? और वो क्यों वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने जम्मू में उन्होंने इमीडिएटली आफ्टर 47 जो चेंज किया था, डेमोग्राफिक चेंज लाए थे, उस 1.5 लाख के करीब मुसलमानों को शहीद करके, वो अब जो वैली है उसमें भी ये काम कर रहे हैं। 90,000 के करीब ज़्यादा ऑलरेडी उनके उन लोगों को ला के वहाँ पे आबाद किया गया है। तो ये कश्मीरी से बाहर है इस चीज़ का। तो ये चीज़ गौर करने के बजाय उन्होंने अभी इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी कर रहे हैं अपने अंदरूनी मसाइल से जो है वो तवज्जो हटाने के लिए, और दुनिया को एक बार फिर ये बताने के लिए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट स्पॉन्सर करता है, टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, और इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर कुछ और पाबंदियां लगवाने के लिए, और ये देखने के लिए कि क्या पाकिस्तान की जो एक्सेप्टेंस लेवल है इंटरनेशनली उसको डाउनग्रेड करने की कोशिश में लगे हुए हैं ये। अच्छा, ये तो भारत की कोशिशें हुई और ज़रा कि लग ये रहा है कि इनिशिएटिव उन्होंने अपनी तरफ से दिखा दिया है, उन्होंने पहलकारी कर दी है। अब पाकिस्तान को जवाबी गज़ल जो है वर्ड्स करनी है, और पाकिस्तान के पास इस हवाले से क्या ऑप्शन होंगे? ज़ाहिर है कि भारत जो समझता है कि जी मगरिब उसके साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है, अमेरिका से उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर है। फिर उसने मुस्लिम ममालिक में भी इनरोड्स बनाई हैं। अभी भी जो मोदी साहब थे वो सऊदी अरब के दौरे पे थे और उस दौरे को कट शॉर्ट करके वो वापस गालिबन उन्होंने आने का इरादा किया या आ गए होंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, चीन यकीनन पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है। मुस्लिम ममालिक में बहुत सारे मुसलमान मुल्क जो हैं पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो उस तरह के इत्तेहाद नहीं। हमने देख लिया कि फ़लस्तीन के मसले पे मुसलमानों का इत्तेहाद माशाल्लाह किस तरह का था। जी देखिए, पाकिस्तान को नीड टू पुट आवर पॉलिटिकल हाउस इन ऑर्डर, डिप्लोमेटिक हाउस इन ऑर्डर। डिप्लोमेटिकली जो पाकिस्तान की जो कमजोरियां हैं वो आपके सामने भी हमने खुद ही देख ली हैं उसने। नंबर 2, ये जो इंडस बेसिन ट्रीटी की वजह से जो पाकिस्तान को खतरात लाहक होने का खतरा है, उसको दूर करने के लिए पाकिस्तान ने जो डैम्स वगैरह का इरादा तर्क किया हुआ था उस तरफ जाने की जरूरत है। तो डिप्लोमेटिकली तो आई एम श्योर कि भाई और लीडरशिप इज अवेयर ऑफ इट, और वो मगरबी दुनिया तक तो रसाई करनी ही है हमने। अमेरिका को भी, मेरे सवाल है, मैं तो खता कलामी करूंगा। जो मुझे बड़ी हैरत होती है कि भारत ने यूनिलैटरल तरीके से जब उन्होंने आर्टिकल 370 मतलब है कि उसको ख़त्म किया अपने आइन से, कि जो कश्मीर को खुसूसी हैसियत दिया करता था, तो वो भी मतलब यूनिलैटरल डिसीजन था। उसने पाकिस्तान के साथ जो दो तरफा एग्रीमेंट्स किए थे उसको वायलेट किया। उसने यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो मुआहदे थे उनको वायलेट किया, और किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया। और वो उन्होंने मतलब है कि उस कहते हैं ना कि कब्ज़े को अपनी तरफ से मुकम्मल कर लिया, और वन साइडेड उन्होंने कश्मीर का मसला भी हल कर लिया। तो ये इक़दाम भी जो है सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का, ये भी उसी तनाजुर में देखना चाहिए कि भारत ने एक दफ़ा तो कत्ल करके बच गया वो, और 6 साल हो गए उस बात को। 2019 में उन्होंने किया था इक़दाम, और गालिबन मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो कुछ कर सकता था डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान ने किया, लेकिन लोग तनकीद करते हैं कि कम किया। उसके बाद फिर पाकिस्तान से वो आवाज़ें उभर के आने लगी हमारी तरफ से कि जी भारत के साथ ताल्लुकात होने चाहिए, और जी तिजारत हो तो खुदा का शुक्र है कि यहाँ पे लोगों ने रोक दिया, वरना हम लोग तो बिल्कुल तैयार थे। और ये वाकई ये जो फरमाइशें आ रही थी, हमारी तीनों बड़ी मेजर पोलिटिकल पार्टीज़ क्या कोई ना कोई लीडरशिप में से ये बात कर रहा है या कहता रहा है माजी में? जी देखिए, एक तो हमें बड़ा वाज़ेह हो जाना चाहिए कि भारत के जो लॉन्ग टर्म अज़ाइम क्या है, वो पाकिस्तान को अपने रास्ते की एक बड़ी बड़ी चट्टान समझता है। अच्छा, उस चट्टान को तो तोड़ने की कोशिश की, नाकाम हुआ। वो चट्टान को आहिस्ता आहिस्ता वो कुरेद के उसको कमज़ोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दुरुस्त। ये ऐसा एक अमल है जिसको पाकिस्तान को बड़े वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान को पता होना चाहिए। और अच्छा, जैसा मुझे अगर ख़ता कलामी करने दें, हमें वो साबिक़ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने जो है ज्वाइन किया है, और ये बड़ा वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं भारत के हवाले से जो दहशतगर्दी होती रही है, रियासती दहशतगर्दी होती रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब। ये आपने देखा कि भारत ने किस तरह से एस्केलेशन लैडर पे चढ़ा है कि पहलगाम के वाक़े के बाद जो है उन्होंने जिस तरह के इक़दामात का ऐलान किया है। क्या आपका वो है तज़िया कहता है कि अगला स्टेप क्या हो सकता है भारत का इसके बाद? जैसे भी जनरल साहब हमारे साथ हैं, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने अपने आप को टाइट स्पॉट में लेकर आ गए कि अब तो कुछ उन्हें करना ही पड़ेगा, कितना ज़्यादा उन्होंने चीज़ों को इंटेंसिफाई कर दिया है। जी फवाद चौधरी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अरे मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो गई है उनकी, फवाद चौधरी साहब की। हम गुलाम मुस्तफ़ा साहब की तरफ दोबारा चलते हैं नाज़रीन। जी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप नुक्ता बयान कर रहे थे। देखिए,
मैं जो आपसे अर्ज करता हूँ कि भारत का एक लॉन्ग टर्म मंसूबा है, वो उस पर बाकायदा अमल पैरा है। और दुनिया की दो रियासतें जो हैं अपने क़याम के बाद से लगातार अपना जोग्राफिया फैला रही हैं। भारत एक है, इजराइल दूसरा है। और इन दोनों को रोकने के लिए कोई दुनिया की कोई और ताकत इस तरफ तैयार नहीं है। ये जो एक्सपेंशनिज्म है, जो भरम ज़ायनिज्म का, ये इतना बड़ा खतरा है कि जिसका शायद अमेरिका को और बरतानिया को अंदाजा नहीं है, क्योंकि दे नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। इफ खुदा ना खास्ता पाकिस्तान कमजोर पड़ता है किसी न किसी जैसे अल्लाह ना करे, तो दिस विल एक्चुअली पेव द वे फॉर इंडिया टू एक्सपैंड फर्दर। और कहाँ पे जाके भारत रुकेगा इंडिया फिर उसको? जो उनके जो जहन में अपना जो अज़ाइम है कि अच्छा, एक और बात यहाँ पे अगर हम देखें कि भारत में जो रियासत में खित्ते में बालादस्ती का ख्वाब जो है वो उनका बहुत पुराना है। वो नेहरू साहब ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख दिया था कि जी वो मतलब अपने आप को एज ए ग्लोबल वो देखते हैं। मुझे मतलब वो कीजिएगा, ख़ता कलामी में कर रहा हूँ आपसे दोबारा से। आता हूँ गुलाम मुस्तफ़ा साहब, हमें फ़वाद चौधरी साहब ने दोबारा से ज्वाइन कर लिया। फ़वाद साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। मैं आपका तारुफ पहले करा चुका हूँ कि आप साबिक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, गो कि आपको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। ये बताइए कि जो भारत ने एकदम पहलगाम वाक़े के बाद जो एस्केलेशन लैडर पे चढ़ा है, और अभी जनरल साहब फरमा रहे थे कि जी और कोई ऑप्शन नहीं है भारत के पास सिवाय इसके कि फिर और क्या करेगा इसके बाद। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो बिल्कुल कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है। आपका तजुर्बा क्या कहते हैं इस मामले पे? देखिए, जो इस वक्त तक की सिचुएशन है, जो अभी इनिशियल स्टेप्स इंडिया ने लिए हैं, और अगर आप इंडियन मीडिया वॉच कर रहे हो, देख रहे हो जिस किस्म की वॉर मॉन्गरिंग इस वक्त इंडियन मीडिया कर रहा है, और अक्सर में तो देखें पाकिस्तान अपने साइड में इतना उलझा हुआ है कि वो बाहर के रीजनल और उसके ऊपर इतनी नजर रख नहीं रहा। वरना तो अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखें, उस मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हमने इस बार पाकिस्तानी कश्मीर जो है उसको हमने लेना है। तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो तो बिल्कुल उन्होंने पहले आर्टिकल 370 की प्रोटेक्शन खत्म की कश्मीर के लिए, और अब वो हर वो कदम उठाना चाहते हैं जिससे वो फतेह लगे। ही वांट टू शो हिमसेल्फ कि वो गांधी से भी बड़ा लीडर है। और इस वक्त जो उनकी तमाम एफर्ट है वो पाकिस्तान को ब्लेम करना उनकी लोकल पॉलिटिक्स के लिए कन्वीनियंट है, नंबर वन। नंबर टू, ये अमित शाह देखिए ना, मसलन अभी जो इनकी जो CSS की मीटिंग हुई है, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई है, जो हमारी जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उनकी CSS सबसे बड़ी कमेटी है, उसमें जो चीफ मिनिस्टर है कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब, उनको बुलाया ही नहीं गया। और इसलिए नहीं बुलाया गया कि जो फारूक अब्दुल्ला हैं वो सुबह बयान दे चुके थे कि पाकिस्तान के ऊपर हमले करने की बातें जो हैं ये अहमकाना है और वो भी आगे से रिटेलिएट करेगा। तो अभी बीजेपी की और ये जो हिंदू महाभारता की एक पॉलिटिक्स है, उसमें तो मुझे काफी जो है वो शक है और लगता है कि इंडिया एक सर्जिकल अटैक पाकिस्तान के ऊपर किसी न किसी बहाने से करेगा। फुल फ्लैज वॉर वो अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन वो अपना जो वोटर है और अपनी जो इस वक्त एक मीडिया फ्रेंजी, गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं इंडिया में, वो जिस कदर इस वक्त हाइप मची हुई है, उसको खुश करने के लिए वो सर्जिकल अटैक पाकिस्तान के ऊपर कर सकता है। और जाहिर है कि वो फिर उसका क्या होगा। ये मैंने सवाल जो था उनसे भी किया था, गुलाम मुस्तफा साहब से, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब से भी, और आपसे भी मैं करूँगा कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं अब, क्योंकि नज़र आ रहे हैं उन्होंने अपने पत्ते दिखा दिए। वो इट्स अ मैटर ऑफ मतलब है टाइम है, ये नहीं हो कि करेगा नहीं करेगा, करेगा तो बिल्कुल नज़र आ रहा है वो। तो पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शन हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि दो मुल्कों का इस मामले के ऊपर फिर मोदी को एतमाद में वो लेगा। एक तो अमेरिका को तो 100% लेगा डायरेक्टली, जो आज सुबह भी उन्होंने बात की है प्रेसिडेंट ट्रम्प से, और JD वैंस तो थे ही वहाँ पे। और दूसरा जो है उन्हें इनडायरेक्टली चाइना को भी किसी तरीके से एतमाद में लेना होगा। जिस चीज़ पे मैं अभी थोड़ा हैरान हूँ वो ये है कि हमारी तरफ से कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रही कि बाकी मुल्कों को तो चले छोड़े हैं, लेकिन चाइना और सऊदी अरेबिया को तो अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब को कॉल करके अपना जो पाकिस्तान का केस है उनके सामने पुट कर देना चाहिए था। लेकिन मैंने नहीं सुना कि प्राइम मिनिस्टर ने यानी शहबाज शरीफ साहब ने कोई इस किस्म की एफर्ट जो है वो की हो, जो मेरे ख्याल में लेट होने को कोई फायदा नहीं है। और हमें डेफिनेटली चाइना को और सऊदी अरेबिया को इसमें इन्वॉल्व करना होगा। UAE भी तीसरा मुल्क है, क्योंकि इन दो मुल्कों के तो अब मोदी के साथ ताल्लुकात बड़े करीबी हैं। और अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक होता है और
मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त अमेरिका तो हमसे थोड़ा दूर खड़ा है, लेकिन अमेरिका भी पिछली दफा जब ये हमला हुआ था, ये जब इन्होंने सर्जिकल अटैक किया था, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा अहम रोल अदा किया था। और टू बी फेयर विद, अगर इस खित्ते में जंग बची थी तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप की बड़ी एक्टिव इंटरवेंशन की वजह से बची थी। अब हमें नहीं पता कि इस दफा वो क्या रोल कहाँ अदा होगा करें। पाकिस्तान को। आपने दुरुस्त फरमाया, फवाद साहब के फाल डिप्लोमेसी की ज़रूरत है और ये बड़ा एक इस वक्त नाजुक वक्त है और नज़र आ रहा है भारत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका भी और जनरल गुलाम मुस्तफा साहब आपका भी साथ दिया। नाज़रीन, लेकिन बॉटम लाइन यही है जो मेरे ख्याल में दोनों मेहमानों ने कही, वो ये है कि जी पाकिस्तान को अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा। हमें दाखिली चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। यकीनन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, बिल्कुल पूरी कौम को उन पर एतमाद है, भारत की जहारियत को जो है वो मुँह तोड़ जवाब देने की कैपेसिटी है, माजी में दिया भी है। लेकिन अगर कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपका ज़्यादा अरसे तक चलता है तो उसके लिए आपको बहुत सारे महाजों के ऊपर अपने आप को बड़ी तेज़ी के साथ जो है ठीक करना होगा। वो दाखिली महाज भी होगा, माशी भी होगा, डिप्लोमेटिक भी होगा। तो देखते हैं कि पाकिस्तान का जवाब क्या आता है। कल जो है पाकिस्तान की बड़ी अहम तरीन मीटिंग हमारी फ़ौज की और सिविल क़यादत की होने जा रही है। उसमें फ़ैसला होगा कि पाकिस्तान किस तरह का और किस नौयत का जवाब देगा। हम यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ पाकिस्तान के दाखिली दुखों के हवाले से बात करेंगे। ठीक है कि हमने देखा कि जी सिंध ताश मुआहिदा जो है मुअत्तल कर दिया है भारत ने, लेकिन हमारी यहाँ नहरों के ऊपर जो है एहतजाज जारी है। ज़ाहिर है कि आज की डेवलपमेंट्स के बाद इसकी नौयत गालिबन कल जो है तब्दील हो, कुछ और हो। लेकिन हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जनाब, भारत के वो कहते हैं ना जारहाना मूड के बाद हम आते हैं पाकिस्तान के अपने दाखिली सियासत के दुखों की जानिब। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नहरों के ऊपर, मुतनाज़ा नहरों के मसले के ऊपर जो है वो इख्तिलाफ़ात बढ़ते चले जा रहे हैं। सिंध जो है वो मजमूई तौर पर सराप एहतजाज है, चाहे यहाँ की दीनी जमातें हों, चाहे कौम परस्त जमातें हों, चाहे वो रिवायती सियासी जमातें हों, हत्ता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि जो कि नून लीग की तहादी है, जिसके शानों पर जो है नून लीग की कहते हैं ना हुकूमत का महल खड़ा हुआ है, वो भी जनाब एहतजाज के मूड में है, नाराज़ है। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा। शेरी साहिबा, ये समझाइए कि क्या वजह है कि नून लीग की क़यादत जो है मुतनाज़ा नहरों के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर उस संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं करी जिसकी ज़रूरत है। गो कि हम जानते हैं कि जनाब शहबाज हुकूमत जो है वो आपके कहते हैं सपोर्ट पे खड़ी हुई, उनका इक़्तिदार का जो महल है। जी शुक्रिया आमिर। ये देखिए, इशू ये है कि मैं पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर सकती हूँ। नून लीग की नॉन सीरियसनेस का मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहती, क्योंकि ये आप उनसे ही पूछिए इन्होंने अपनी देर क्यों की है। जब हम 8 महीने से इस इशू को बार बार उठाते और तमीज़ के दायरे में रह के और करेक्ट फोरम में उठा रहे थे। जून में मसलन सेनेट की वाटर कमेटी में ये इशू रेज किया गया। उम्मीद थी कि हम यहाँ से इनको फ्लैग कर रहे हैं बार बार अप्रोप्रिएट फोरम में कि भाई इसको CC में ले आए, वहाँ रिजॉल्व करें। अब दूसरा बार बार हादी कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ कॉमन एफर्ट्स होता है जी, उसका 15 महीने से इजलास नहीं हुआ जो 3 महीने होना होता है। तो सियासी हमारे हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी हैं, उस पर नोटिस भी लिया है। अब उससे पहले दिसंबर में चेयरमैन बिलावल ने अपनी तकरीर पे टोक अल्फाज में ये कहा है कि अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, पानी की किल्लत के ज़माने में आप इस तरह की बात कर रहे हैं और नहरें बनाने की बात कर रही है। तो सिंध जैसे सूबे में लोअर राइपेरियन में कई सारी आ जाएगी। उसके बाद सेनेट में हमारी तरफ से कॉल अटेंशन हुआ, फिर तरीके गवाह हुआ, जिस पर लंबी बहस हुई। उन्होंने वार्ड करते हुए कहा कि जी हम करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। हर फोरम पे ये बात हो चुकी है, लेकिन वो दिन आज का दिन इस पे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है इशू पर। और हमारे जो काश्तकार हैं, खासतौर से यही इलाके वाले जितने डेल्टा वाले, उनका तो रबी सीजन ज़ाया हो गया। एक सीजन ज़ाया हो जाए ना, पानी बुनियादी हक है जी, ये ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। और अगर किसी को ज्ञान है कि कोalition में है तो हम चुप रहेंगे, ये तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी अगर बात नहीं सुनी जा रही, हमारा मौक़िफ़ नहीं कोई इंस्टीट्यूशनली सीरियसली ले रहा, तो फिर किस तरह ही आगे बात चलेगा। फिर हमने कालबा और डैम को तो रोका ना, मोहतरमा शहीद थी तब भी तुले हुए थे, कोई ये नहरें नहीं बनेंगी, दिस इज फॉर श्योर। साहब, ये बताइएगा कि हमने देखा कि जी राना सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली जमातें हैं
उनसे रब्ता किया, GDA से किया है, उन्होंने कॉन्फ्रेंस जमातों से किया है, जमीयत उलमा इस्लाम से किया है। उनका क्या पैगाम है? मंसूबे पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इस बात का इम्कान है कि जी कि वो मंसूबे को तर्क कर दें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इस वक्त इतनी हद करेगा कि मंसूबे पे कायल करने की कोशिश करें। आपने देखा है सड़कें बंद हुई हैं सिंध में, और ये हम सबसे कह रहे हैं पुरअमन रहें। तो बाबा आप मुल्क परस्त तंजीम को सुने, उसके सदर को सुने जिसने तंबीह की है दोनों हाउसेस पे अपने किताब में, जो कभी होता नहीं है, उन्होंने तारीख रकम की है और कि हर फोरम पे ये बात हुई है। तो आप भाई इस वक्त पानी तो सब से गुजर चुका है, अब आपने जो भी करना है आप जल्दी करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। तासुर ये है कि जी सब कुछ जानते हुए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस मामले में देर से मैदान में आई, क्या वजह है इसकी? मज़ामत सियासत करना हम अच्छी तरह जानते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन मज़ामत से हम शुरुआत नहीं करते हैं। हमें कोalition में हमें पता है कि इस मुल्क को स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है हम अगर हम शुरू दिन से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते, तो फिर आप मैं अपने फोरम्स क्यों नहीं इस्तेमाल किया? अगर मैं रोज़ आपसे कहूँ कि मैंने आपसे बात करनी है, आप कहेंगे ठीक है, मैं आपसे परसों करता हूँ, तो मैं आपका तमीज़ से वेट नहीं करूँगी, अखलाकी दायरे में रह के ये वेट नहीं कर भाई। अखलाकियत का, सियासी अखलाकियत का मतलब ही है बहुत से ऐसे इशू बेस करते हैं, तो ये फला चीज़ रुकी नैरेटिव बनाने स्कोरिंग के लिए ना करें इस डिबेट को। ये कि फेडरेशन को, आपकी वफाक को, कि पूरे ताने बाने को ये ठेस पहुंचा रहा है। शहीद साहब, हम ये देख रहे थे कि जब नहरों का मसला कहते हैं ना उठकर सामने भी नहीं आया, तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात की शिकायत थी कि नून लीग ने जो उससे मुआहिदा किया है उसकी बहुत सारी शिकों पे अमल दरामद नहीं हो रहा, खुसूसन पंजाब के ऊपर। क्या कहेंगी ये जो नून लीग आपसे जो सलूक कर रहे हैं, इसके मुतालिक कोई अपना राय दीजिएगा आप? आई एम नॉट एन एनालिस्ट इन दिस डिबेट। मैं वैसे तो ज़रूर तज्जिया कर सकती हूँ चीज़ों पर, बट इस डिस्कोर्स में मैं हिस्सादार हूँ जी, और मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस वक्त से और किस सतह पे, कोई सतह नहीं रही जिस पर ये बात नहीं हुई है, और पीपल्स पार्टी के शदीद इस पर ताक़ुज़ात से लेते अब तो हम जैसे रूस में कॉन्फ्रोंटेशन ज़ामुक कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि उस किस लेवल सीरियसनेस की है, कि वो क्या समझ रहे हैं। आपको इसने एज पे ले आए हैं कि हमारे ज़िम्मेदार एहलकार अब कहने लगे कि आगे अगर इस तरह चलता रहा तो फिर हम आपके साथ नहीं रह सकते। तो ये बात भी हमें पसंद नहीं है, हम वहाँ कोई ब्लैकमेलर नहीं है जी, दिस इज़ नॉट आवर वे। तो इसलिए हमने 8 महीने से ये बात रेज़ की भी है। नाउ अगर वो पीपल्स पार्टी की बात ना सुनेंगे और कोई इसमें कॉम्बिनेशन नहीं होगी, हमारे जेन्युइन ज़िंदगी और मौत का सवाल है जी। ये बताइए कि सिंध की हम देख रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस जमातें हों, GDA हो, JUI हो, सिविल सोसाइटी हो, इस मसले पे सब मुत्तहद हैं। अच्छा, उन्होंने सड़कें बंद की हुई हैं, शाहराहें बंद की हुई हैं, उनके एहतजाज को किस नज़र से देख रहे हैं आप लोग? और देखिए, हमने कभी किसी को एहतजाज से, मैंने एहतजाज से नहीं रोका। जमहूरी तरीका यही होता है कि आपने कोई अपनी जगह रह के एहतजाज करना है और अवाम को तकलीफ नहीं देनी है, तो एहतजाज तो सबका जमहूरी हक होता है। तो अगर एहतजाज कर रहे हैं, उन्हीं हकूक़ के लिए कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तो हम तो इस पे डंडे तो नहीं चलाएंगे। कोशिश हमारी होनी चाहिए कि वो पूरा अमन रहे, क्योंकि हुकूमत है, अमन ना सिंध की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये भी ठीक है। लेकिन तबकी इस पर जज्बात अब देख रहे हैं तेज़ जा रहे हैं, और ये इशू, ये कोई बोतल में आप वापस नहीं डाल सकते, ये कनाल अब नहीं बन। शरीफ साहब, एक तासुर ये है कि नून लीग से जो पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है वो आप लोगों पे बोझ बन गया है, और आप लोग निकले थे जमहूरियत बचाने के लिए, लेकिन अब लग रहा है कि पूरा सिंध जो है मतलब इज एट स्टेक। देखिए, मुतनाज़ा मंसूबा है और तंजीम हमारी जमहूरी है, और ये भी ऐसी है जिसने हमेशा मुश्किल हालात में पाकिस्तान को बचाने की बात की है, और सदर भी हमारे पाकिस्तान खप्पे वाले हैं। जब मुल्क जल रहा है तो उन्होंने कहा कि नहीं रुको, पहले मैं पाकिस्तान का। तो मुल्क पर इस तंजीम को आप क्यों दीवार से लगा रहे हैं? वॉक परस्त तो हैं हमारे यहाँ, हम मुल्क परस्त हैं। हमारे आप पंजाब के भी लोग सुन लें, आप देखिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस,
तो ये किसी एक सूबे का मसला नहीं है, ज़ाहिर है सिंध में संगीन हो गया है क्योंकि वहाँ काश्तकारी नहीं हो रही है, रबी हो खरीफ हो कुछ नहीं हो रहा है। और वैसे ही टाली का निज़ाम अब जारी और सारी है, माहौलिया की हवाले से भी पानी जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है, जो सही की माँ है, ये देश है कि इसमें ने पहली दफ़ा पीएम मेंडे पॉपमंडे ने कहा है कि 100 साल में पहली दफ़ा अप्रैल के महीने में सिर्फ पीने का पानी इस्तेमाल हो सकता है और किसी और चीज़ की नहीं। और जो कहत साली वो लोग होती है कि सुबह में डैम्स आपके डेट लेवल पे खड़े हैं। तो भाई क्या वर्ड की किसी प्रोजेक्ट है। अच्छा ये बताइए कि सब जो नज़रें हैं वो शक्कर के जलसे पे लगी हुई हैं, तो किस किस्म की हिकमत अमली की हम जो है ऐलान की तवक्को करें आपसे? पेरिस में क्या होता है, जैसे जलसा होता है वहाँ में का प्लस वक्त तो आप पेपर आउट तो नहीं करूँगी ना आमिर। चलें शहरी साहिबा, आपने राज की बात हमें नहीं बताई है, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा ले हमारे साथ रहिए। जनाब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को जो है गंभीर किस्म के खारजी और दाखिली चैलेंजेस का सामना है। जो हमारा एक रिवायती दुश्मन है भारत, उसकी अब जारहाना अज़ाइम किसी से ढके छुपे हुए नहीं हैं। साफ नज़र आ रहा है कि वो जो है पहलगाम के वाक़े को बहाना बनाकर उसका निशाना क्या है। और ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है इत्तेहाद की, एक यकजहती की। और हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे जो सियासी प्लेयर्स हैं वो तमाम के तमाम जो है आपस में बाहम दस्तो गिरेबा हैं। तो ये वो वक्त है कि जब सामने दुश्मन आपको ललकार रहा हो और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का इर्तिकाब कर रहा हो, और वो जनाब आपकी कहते हैं ना कि सिंतास मुआहदे को जो उन्होंने मनसूख करने की बात की कि आपकी पानी की जो शहरग है उसको जो है वो कुचलने के लिए, उसको दबाने के लिए तैयार बैठा हो, तो फिर पाकिस्तानियों पर, पाकिस्तान पर और हमारी सियासी जमातों पर क्या फ़र्ज़ है? सिर्फ एक फ़र्ज़ है कि जनाब उन्हें मुत्तहिद होना है ताकि अपने जो दुश्मन का मुकाबला वो हर सतह पे कर सकें। और लग ये रहा है, बिल्कुल वाज़ेह लग रहा है कि जिस तरह उन्होंने माजी में जो है कहते हैं ना कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जो है बहाना बनाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहाना कार्रवाइयाँ भी की, उसके साथ साथ उन्होंने न सिर्फ ये किया बल्कि प्रोपेगेंडे का माहौल जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खोल दिया है। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि भारत एक मरतबा फिर वही तमाशा रचाने के लिए जा रहा है। और फिर मैं ये कहूँगा आखिर में कि हमें ज़रूरत है इत्तेहाद की, यकजहती की। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।